हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ इंडिया और छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 6,000 करोड़, 6100 करोड़, 6200 करोड़ या 6500 करोड़। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका सही आंसर है 6200 करोड़। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार निम्न में से किस तक कर दिया गया है? आपको बताना है जिला पंचायत, नगर निगम या नगर परिषद। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार निम्न में से किस तक कर दिया गया है? सही आंसर है, इसका विस्तार कर दिया गया है नगर पंचायत तक। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि कितने परसेंट से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दी गई है? ऑप्शन ए 42% से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन बी 43% से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन सी 44% से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है या ऑप्शन डी 45% से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। सही आंसर है 43% से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है प्रति माह। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 43% से बढ़ाकर प्रति माह 500 रुपये कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस शहरी क्षेत्र में लाइट मेट्रो का प्रावधान दिया गया है? दुर्ग भिलाई, नवा रायपुर बिलासपुर, दुर्ग नवा रायपुर या राजनांदगांव बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के किस शहरी क्षेत्र में लाइट मेट्रो का प्रावधान दिया गया है? दुर्ग भिलाई, नवा रायपुर बिलासपुर, दुर्ग नवा रायपुर या राजनांदगांव बिलासपुर। सही आंसर है दुर्ग और नवा रायपुर के बीच। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पर क्या है? आपको बताना है 5.09 लाख करोड़, 4.9 लाख करोड़, 4.95 लाख करोड़ या 5.20 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पर क्या है? आपको बताना है। सही आंसर है, ये है 5.09 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है 5.09 लाख करोड़, जिसमें 9.25% के सीएजीआर से वृद्धि हुई है। और वित्त वर्ष 2022-23 की बात करी जाए तो ये था 4.57 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ बजट का आकार क्या है? 1.2 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़ या 1.21 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ बजट का क्या आकार है? आपको बताना है। इनमें से छत्तीसगढ़ के बजट वित्त वर्ष 2023-24 में क्या है? सही आंसर है, ये है 1.21 लाख करोड़। छत्तीसगढ़ बजट अगर वित्त वर्ष 2023-24 की बात की जाए तो इसका आकार है 1.21 लाख करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ये था 1.04 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? आपको बताना है 1.99, 4.99, 2.99 या 3.99। छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? सही आंसर है इसका 2.99%। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 5.09 लाख करोड़ का है और राजकोषीय घाटा 15,200 करोड़ का है, जो जीएसडीपी का 2.99% है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में किस सेवा पर सबसे अधिक व्यय किया जाना है? सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। वित्त वर्ष 2023-24 में किस सेवा पर सबसे अधिक व्यय किया जाना है? सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सामाजिक सेवा पर लगभग
41% का व्यय होने वाला है, आर्थिक सेवा में 36% का व्यय होने वाला है और सामान्य सेवा में 23% का व्यय होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में बजट आवंटन के बढ़ते क्रम के प्रमुख श्रेणियों को व्यवस्थित करना है आपको। ऑप्शन ए लोक निर्माण, कृषि, पंचायत, स्कूल। ऑप्शन बी कृषि, स्कूल, लोक निर्माण या पंचायत। ऑप्शन सी पंचायत, स्कूल, कृषि, लोक निर्माण या ऑप्शन डी स्कूल, लोक निर्माण, पंचायत, कृषि। वित्त वर्ष 2023-24 में बजट आवंटन के बढ़ते क्रम के प्रमुख श्रेणियों को व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है, सबसे पहले तो आएगा लोक निर्माण, जिसमें 7.6 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद आएगा कृषि क्षेत्र, 10,000 करोड़ रुपए। पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10.3 हजार करोड़ रुपए। स्कूल के लिए 19.4 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवा रायपुर में किस महाविद्यालय के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना की गई है? पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। नवा रायपुर में किस विश्वविद्यालय के ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना की गई है? सही आंसर है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नया मानसिक अस्पताल खोला जाना है? अंबिकापुर, भिलाई, मनेंद्रगढ़ या भानु प्रतापपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नया मानसिक अस्पताल खोलने का प्रावधान दिया गया है? अभी जो बजट आया था उसमें प्रावधान दिया गया है किस स्थान पर मानसिक अस्पताल खोलने का। सही आंसर है अंबिकापुर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब शुरू हुई? 21 मई 2020, 21 मई 2022, 21 मई 2018, 21 मई 2021। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब शुरू हुई आपको बताना है। ये स्टार्ट हुई थी 21 मई 2020 में और इसकी बात की जाए तो इसके लिए 5,700 करोड़ रुपए का प्रावधान भी दिया गया था। स्टार्ट हुआ था 21 मई 2020 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं किया जाता है? परिवहन से होने वाला नुकसान, फसल कटाई के बाद का नुकसान, स्थानीय आपदाएं या जंगली जानवर के हमले के कारण फसल के नुकसान के लिए एड ऑन कवरेज। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं किया जाता है? सही आंसर है परिवहन के दौरान होने वाला नुकसान फसल बीमा योजना में कवर नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिराग योजना से संबंधित नहीं है? गांवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्रों में जल संरक्षण, क्षेत्रों की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली विकसित करना, कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा चिराग योजना से संबंधित नहीं है? सही आंसर है क्षेत्र में जल संरक्षित करना। ये आपका चिराग योजना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीपा योजना की विशेषता नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना, सभी गौठानों को रूरल इंडस्ट्री पार्क में तब्दील करना, फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करना, ग्रामीण गरीब परिवार को अपने आय में वृद्धि करने के लिए नए स्रोतों का विकसित करना। निम्नलिखित में से कौन सा रीपा योजना की विशेषता नहीं है आपको बताना है। सही आंसर है फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ये आपका रीपा योजना की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, वित्त या गृह मंत्रालय। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? आपको बताना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय। सही आंसर है
ये आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंडर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है स्टेट हाईवे नंबर 16, स्टेट हाईवे नंबर 17, स्टेट हाईवे नंबर 5 या स्टेट हाईवे नंबर 12। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है। इसका सही आंसर है, ये है स्टेट हाईवे नंबर 5, जो कि 560 किलोमीटर लंबा है। ये शहडोल एमपी से स्टार्ट होता है, राजनांदगांव से गुजरते हुए बैलाडीला जाता है और ये आंध्रा रूट में जाता है। स्टेट हाईवे नंबर 5 सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है जो 560 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महिला पुलिस थाना बनाया जाएगा? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जांजगीर चांपा या बलरामपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महिला पुलिस थाना बनाया जाएगा? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जांजगीर चांपा या बलरामपुर। अभी महिला पुलिस थाना बनाने का प्रावधान दिया गया है उस स्थान पर। सही आंसर है दंतेवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आपको बताना है। डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, वैट या आयकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, एक डायरेक्ट टैक्स है? उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, वैट या आयकर। सही आंसर है आयकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट जारी करने के विरुद्ध आरक्षित निधि रखने के लिए बाध्य है, चाहे वो कितनी भी राशि हो। इस प्रणाली को निम्न निम्न में से क्या कहा जाता है? आपको बताना है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक रिजर्व प्रणाली, अधिकतम न्यायिक समस्या प्रणाली या सरल जमा प्रणाली। आरबीआई नोट जारी करने के विरोध में आरक्षित निधि रखने के लिए बाध्य है, चाहे वो कितना भी हो। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है इनमें से? सही आंसर है, इसको कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मतलब न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर जुड़वा घाटे के रूप में जाना जाता है? राजस्व घाटा और चालू खाता घाटा, राजस्व घाटा और पूंजी खाता घाटा, राजस्व घाटा या चालू खाता घाटा, या डी राजकोषीय घाटा और पूंजी खाता घाटा। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा घाटे के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था कौन सी है? आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्र लोक निर्माण विभाग, इंडियन रोड कांग्रेस या केंद्र सड़क अनुसंधान संस्थान। भारत में राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था कौन सी है? सही आंसर है, यह है इंडियन रोड कांग्रेस। की स्थापना 1934 में की गई थी और किसकी सिफारिश में की गई थी? जयकर समिति, जिसको हम लोग भारत सड़क विकास समिति भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर में बैंकिंग प्रौद्योगिकी और विकास अनुसंधान संस्था का मुख्यालय है? हैदराबाद, दिल्ली, पुणे या मुंबई। किस शहर में बैंकिंग प्रौद्योगिकी और विकास अनुसंधान संस्था का मुख्यालय है? आपको बताना है। हैदराबाद, दिल्ली, पुणे या मुंबई। DIDRBT का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु रिएक्टर कौन सा है? कुंडनकुलम, काकड़ापारा, कैगा या कोवड़ा। सबसे बड़ा स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आपको बताना है। कुंडनकुलम, काकड़ापारा, कैगा या कोवड़ा। सही आंसर है, ये है आपका काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो गुजरात में है। 700 मेगावाट का है ये है सबसे बड़ा स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? USA, चाइना, UAE या रशिया। भारत का सबसे बड़ा
व्यापारिक भागीदार कौन सा है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या रशिया? सही आंसर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का यूएसए। अगर यूएस इंडिया के ट्रेड की बात की जाए तो ये अभी लगभग 119.5 बिलियन डॉलर का है। और जिसमें से निर्यात की बात की जाए तो इन लोग 127 बिलियन डॉलर का निर्यात होता है इंडिया में। और आयात की बात की जाए तो 105 बिलियन डॉलर का आयात होता है। और व्यापार संतुलन जो इंडिया के पक्ष में है लगभग 22 बिलियन डॉलर का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा आयात भागीदार कौन सा है? आपको बताना है यूएसए, चाइना, यूएई या रशिया। भारत का सबसे बड़ा आयात भागीदार, भारत का सबसे बड़ा आयात भागीदार कौन है? यूएसए, चाइना, यूएई या रशिया? सही आंसर है चाइना है। इंडिया चाइना ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया चाइना के बीच में अभी 2021 में अभी अभी आंकड़े आए हैं, लगभग 136 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो चुका है, जिसमें 2021 के कंपैरिजन में 21% का वृद्धि भी हुआ है। और अभी व्यापार घाटे की बात करें तो चाइना के पक्ष में है। और इंडिया तो अभी बहुत चाइना के कंपैरिजन में ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, लगभग 101 बिलियन डॉलर का घाटा है इंडिया और चाइना के ट्रेड के बीच। इंडिया चाइना ट्रेड में ये चाइना के टोटली फेवर में है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचांक किस मूल्य पर आधारित होता है? खुदरा मूल्य, थोक मूल्य, थोक और खुदरा मूल्य दोनों या कीमतों में से कोई नहीं? उपभोक्ता मूल्य सूचांक किस मूल्य पर आधारित होता है? आपको बताना है खुदरा मूल्य, थोक मूल्य दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है खुदरा मूल्य पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कंपनी है? आपको बताना है। क्रम से इनका क्रम सही होना चाहिए, सबसे पहले महारत्ना, उसके बाद नवरत्ना, उसके बाद मिनी रत्ना। ऑप्शन ए 10, 12 या 73, ऑप्शन बी 10, 10, 73, ऑप्शन सी 12, 12, 73 या ऑप्शन डी 10, 11, 73। भारत में कितने महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनी है? आपको बताना है। इसका सही आंसर है टोटल 12 महारत्ना है, 12 नवरत्ना है और 73 मिनी रत्ना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा घाटे में चलने वाली सीपीएसई कौन सी है? ओएनजीसी, एचसीएल, एमटीएनएल या बीएसएनएल? भारत में सबसे ज़्यादा घाटा में चलने वाली सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस कौन सी है? ओएनजीसी, एचसीएल, एमटीएनएल या बीएसएनएल? सबसे ज़्यादा घाटे में चलने वाली सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी है? बीएसएनएल है। इसका घाटा लगभग 15.5 हजार करोड़ का रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीर्ष लाभ कमाने वाली सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस कौन सी है? ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी या गेल? भारत में शीर्ष लाभ कमाने वाली सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस कौन सी है? बताना है। ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी या गेल? सही आंसर है ये है ओएनजीसी। इसका लाभ लगभग 13.4 हजार करोड़ का रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक महारत्ना कंपनी कितना अमाउंट निवेश कर सकती है या एक परियोजना में अपने शुद्ध मूल्य के 15% तक निवेश पर निर्णय ले सकती है? ऑप्शन ए आपको अमाउंट बताना है, एक गैप को फिल करना है। ऑप्शन ए 3,000 करोड़ से 8,000 करोड़, ऑप्शन बी 2,000 करोड़ से 7,000 करोड़, ऑप्शन सी 1,500 करोड़ से लेकर 6,000 करोड़ या ऑप्शन डी 1,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़? एक महारत्ना कंपनी कितना अमाउंट निवेश कर सकती है या एक परियोजना में अपने शुद्ध मूल्य के 15% तक निवेश पर निर्णय ले सकती है? इसका सही आंसर होगा 1,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक वो निवेश कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
1919 में, 1935 में, 1909 में या 1962 में? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 1919 में, 1935 में, 1909 में या 1962 में? सही आंसर है, स्थापना हुई थी 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसके प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांता दास हैं, जो अभी 25 नंबर के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की निगरानी नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य हैं आपको बताना है। 4, 5, 6 या 7? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बहुत बार न्यूज़ में भी आता है और ये क्या करती है, ये रेपो रेट को बढ़ाती घटाती रहती है इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए। इसमें कितने सदस्य हैं आपको बताना है। सही आंसर, इसमें टोटल अभी 6 सदस्य हैं। उन नाम देखें तो पहला तो शक्तिकांता दास आरबीआई गवर्नर, उनके चेयरपर्सन रहते ही हैं। फिर माइकल डी पात्रा, राजीव रंजन, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े, जयंत वर्मन। एमपीसी कमेटी मतलब निगरानी नीति समिति को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में भी बहुत बार इनका सुनने को मिलता है। रेपो रेट को घटाते बढ़ाते रहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए। इसमें टोटल अभी 6 मेंबर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने कोर उद्योग हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। कोर उद्योग, भारत में कितने अभी कोर उद्योग हैं आपको बताना है। भारत में कितने कोर उद्योग हैं उनकी संख्या बतानी है। 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो सही आंसर है, भारत में अभी टोटल 8 कोर उद्योग हैं। कोर उद्योग की बात करें तो सबसे पहला कोयला, उसके बाद कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, ये सब जितने भी हैं ना, वो कोर उद्योग या कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं। टोटल 8 कोर उद्योग हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्र बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला कौन है आपको बताना है। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, इंदिरा गांधी या निर्मला सीतारमण? भारत का केंद्र बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला कौन थी आपको बताना, उस महिला का नाम क्या था। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, इंदिरा गांधी या निर्मला सीतारमण? सही आंसर है, ये थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1970 में यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था और एज ए प्राइम मिनिस्टर किया था। वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, एज ए प्राइम मिनिस्टर यूनियन बजट को प्रेजेंट करी थी। सरोजनी नायडू की बात की जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1925 में ये महिला अध्यक्ष बनी थी प्रथम, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर में जब सेशन हो रहा था। राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी 1947 में। इंदिरा गांधी पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी और ये 1970 में एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक यूनियन बजट प्रेजेंट किया था। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो पहली पूर्वकालीन महिला वित्त मंत्री हैं और इन्होंने केंद्र बजट अभी 5 बार प्रस्तुत कर दिया है। अगले साल जो बजट प्रस्तुत होगा वो इंटरिम बजट होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार केंद्र बजट किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, मोरारजी देसाई या सी.डी. देशमुख। सबसे अधिक बार केंद्र बजट किसने प्रस्तुत किया है आपको बताना है। पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, मोरारजी देसाई या सी.डी. देशमुख? सही आंसर है, मोरारजी देसाई जी ने टोटल 10 बार केंद्र बजट प्रस्तुत किया है। बात करें तो 1959 से लेकर 1963 तक, जिसमें 1962 में अंतरिम बजट भी प्रस्तुत किया गया था इन्हीं के द्वारा। फिर 1967 से 1969 तक इतने बार, टोटल 10 बार मोरारजी देसाई जी ने बजट प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में सर्वाधिक वितरण प्रणाली का एक हिस्सा है आपको बताना है। कोऑपरेटिव स्टोर, फेयर प्राइस शॉप, बोथ ए और बी या सैन्य कैंटीन? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा है आपको बताना है। कोऑपरेटिव स्टोर, फेयर प्राइस शॉप, ए और बी दोनों या सैन्य कैंटीन? सही आंसर है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीर्ष
कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या असम? भारत का शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या असम? सही आंसर है, भारत का शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक राज्य है आपका कर्नाटका। कॉफ़ी उत्पादक की बात करें तो सबसे पहले नंबर में कर्नाटका आता है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के लिए रेगुलेटर जिसके कहा जाता है, नियामक कौन है बताना है। राष्ट्र परमाणु ग्रिड, राष्ट्र परमाणु ऊर्जा सहयोग, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड या भारतीय परमाणु ऊर्जा विनिमय। भारत में परमाणु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के लिए रेगुलेटर कौन है, नियामक कौन है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है, ये है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भी कहा जाता है। AERB स्थापना 15 नवंबर 1983 में हुई थी, जिसके अभी करंट में चेयरमैन है जी नागेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला और शोधक अध्यक्षता बोर्ड कब स्थापित किया गया था? इंग्लिश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008, 2014, 2016 या 2018? भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है, इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 2016 में। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के द्वारा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।